अमेंडमेंट जब पास होती है और उसमें जो इख्तियारात उनको दे दिए गए 17th अमेंडमेंट में उनको बतौर आर्मी चीफ जो है और बतौर सदर काम करने का इख्तियार मिल गया ना, और पार्लियामेंट ने उसको पास किया। उन्होंने क्या कहा कि कौम से खिताब में क्या कहा था उन्होंने कि मैं 2004 में वर्दी उतार दूंगा, ठीक, क्या उन्होंने किया? सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेट किया, 17th अमेंडमेंट को पार्लियामेंट ने पास किया और आईन का हिस्सा बना दिया। किस वजह से किया था? आपने कमिटमेंट की थी ना। उस कमिटमेंट का जहां तक ताल्लुक है वर्दी के उतारने का या ना उतारने का, वो मैं समझता हूं एक बहुत ही जिम्नी इशू था। वो अगर आप उसको ओवरऑल तनाजर में देखें तो वर्दी उतारना या ना उतारना वाज नॉट द रेलेवेंट इशू। द रेलेवेंट इशू वाज कि 17th अमेंडमेंट के जरिए उनको 2007 तक सदर पाकिस्तान के तौर पर काम क्या उन्होंने ये कमिटमेंट की थी? क्या उन्होंने उस वक्त की जो सियासी जमातें थी जिन्होंने उनसे ये 17th अमेंडमेंट एग्री करवाई थी, उसमें वो कंडीशनल थी ना कि जो 17th अमेंडमेंट आपको दी जा रही है वो इस सूरत में दी जा रही है कि आप 2004 में वर्दी उतार देंगे। ये बात सियासी जमातें जो थी, ख़ुसूसी जमात इस्लामी, उन्होंने ये कहा था कि हमारे साथ ये वादा किया और उन्होंने एग्री किया था इस पे और उन्होंने पब्लिकली कहा। ये उनका कहना है, मैं उनकी पब्लिक किसी स्पीच का गवाह नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये बात पब्लिक स्पीच में भी की है, लेकिन जमात इस्लामी के कायद ने यह कहा था कि हमारे साथ ये वादा किया गया जो पूरा नहीं हुआ। ये तो जनरल मुशर्रफ की स्पीच मौजूद है कि उसमें उन्होंने ये कहा था 2004 में वर्दी उतारने का, लेकिन 2004 से फिर हम आगे चले जाते हैं। चले 2004 में भी वो चले गए, 2000 उससे थोड़ा सा पहले अगर मैं 2002 में ये जो मुस्लिम लीग कायदे आजम बनाई गई, ये पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनाई गई, ये खुद ब खुद तो नहीं बनी। देखें जी, पॉलिटिकल निजाम में जब आप एक तरफ पॉलिटिकल निजाम की बात करते हैं, ये तो इलेक्टेड लोग थे ना, जो पार्लियामेंट उस वक्त आई इलेक्टेड लोग थे। अब पार्लियामेंट में अगर कोई शख्स अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करे और आईनी तौर पर उस पर कोई पाबंदी ना हो, तो ये उसका जमहूरी हक है। अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर आप उन जमहूरी नुमाइंदों को यह हक भी दें कि वो पार्टी भी चेंज मैं तो उनको हक ये दे रहा हूं, लेकिन मैं किसी और को यह हक नहीं दे रहा कि वो पार्टी इसको तोड़वाएं। मैं नहीं समझता कि परवेज मुशर्रफ के बारे में कोई ऐसा सबूत है कि उन्होंने इनसे कहा था कि आप पैट्रियट में आए। उन्होंने अपनी मर्जी से क्या मुशाहिद हुसैन सैयद को इस वजह से 8 महीने डिटेन रखा गया कि जब तक वो इस चीज पे एग्री नहीं हुए कि वो पार्टी छोड़ के पीएमएलएन को छोड़ देंगे, उस वक्त तक उनको रिहा नहीं किया। अब इस बात के जवाब तो मुशाहिद हुसैन सैयद से तो इसका जवाब लिया था और उन्होंने ये बात की भी थी। लेकिन अगर मैं उससे आगे फिर चलूं, 2007 आ जाए, इफ्तिखार चौधरी साहब का हटाना, जो आज परवेज मुशर्रफ साहब कहते हैं कि शायद वो उनकी एक गलती थी, वहां भी फिर प्रॉब्लम खड़ी होती है। फिर आप यकायक 3 नवंबर का इक़दाम कर देते हैं जिसकी जस्टिफिकेशन आप देना चाह रहे हैं लेकिन शायद उस हद तक नहीं दे पा रहे, लेकिन उसके बाद फिर आप पीएमएलक्यू को डिच कर देते हैं, बेनजीर भुट्टो पे हाथ रख देते हैं। देखिए जी, जहां तक इफ्तिखार चौधरी साहब के हटाने का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि वो एक रेफरेंस के नतीजे में वो हालात पैदा हुए और वो रेफरेंस जो है वो हुकूमत वक्त ने प्रेसिडेंट को भेजा था। आर्टिकल 209 क्लास 5 के तहत प्रेसिडेंट की का जो रोल है वो यही है कि वो उस रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में यही रोल है जो भेज दिया गया। ये रोल था कि चीफ जस्टिस को जीएचक्यू बुलवाया जाए। जीएचक्यू नहीं बुलवाया गया था, जो मुझे जितना याद पड़ता है आर्मी हाउस, जहां परवेज मुशर्रफ साहब बतौर सदर आर्मी हाउस बुलवाने की, मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक और मेरी मालूमात के मुताबिक उनको बुलाया नहीं गया। चीफ जस्टिस ने खुद रिक्वेस्ट की थी मुलाकात की और वो कई बार वहां मिलते रहे और आपके टीवी कवरेज आप उठा के देख लें, जब वो एनुअल रिपोर्टें प्रेसिडेंट को मुस्कुराते हुए पेश करते थे तो वहीं जाकर उधर ही जाकर और बिल्कुल करता था, लेकिन वो जाकर आर्मी हाउस में खुद मुलाकात का टाइम लेते थे, मांगते थे और उसके बाद जाकर मिलते थे। और ये जो मुलाकात 8 मार्च को हुई थी, ये भी चीफ जस्टिस के कहने हर मर्तबा जो इदारों का तसादुम है वो, उसमें सदर ने खुद क्यों नहीं ये कभी सोचा कि शायद उनकी वजह वो हट जाएं? यकीनन ऐसा सोचा होगा, लेकिन इदारों का तसादुम जो है वो सदर के हटने या ना हटने का इशू नहीं था, क्योंकि सदर को तो सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी कि वो अक्टूबर 2007 तक सदर रह सकते हैं। ये तो इदारों का तसादुम तो सियासी पार्टियों ने, वो पार्टियां जिनके अपने सियासी मफादात थे और जो सदर को हटाकर इक्तदार पर कब्जा करना चाहते थे और आना चाहते थे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाजत दी भी थी, तब भी अगर एक अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो रही है और उसमें एक कैरेक्टर सदर परवेज मुशर्रफ भी हैं, तो जो इक़दाम उन्होंने बिल आखिर उस वक्त किया जब उन्होंने टेलीविजन पे आके इस्तीफा दिया, यही चीज अगर चंद साल पहले वो कर लेते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता। हाइंड साइड में अगर आप देखें तो कई ऐसे हमारे फैसले होते हैं लाइफ में कि जिनके बारे में हम पशेमान होते हैं कि शायद हम ऐसा ना करते और काश हम ऐसा करते तो हमें फायदा होता। मैं नहीं समझता परवेज मुशर्रफ साहब उस वक्त अपने हालात को ज्यादा बेहतर तौर पर जज कर सकते थे। शायद उन्होंने यही मुनासिब समझा कि मेरा अभी इस पोजीशन पे रहना जो है वो मुल्क के मफाद में है। और क्यों डिच किया?
देखिए जी, पीएमएलक्यू को प्रेसिडेंट साहब ने बिल्कुल डिच नहीं किया। प्रेसिडेंट साहब ने ये बात कही है और ये मेरे ख्याल में आप इस पर जो है अब से 2008 महमूद शाम साहब की किताब पढ़ें, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने इस पूरे हालात का तज्जिया करते हुए ये कहा है कि उस वक्त जरूरत थी एक नए सियासी अलायंस बनाने की, लेकिन इट वाज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिचिंग पीएमएलक्यू, बल्कि बेनजीर भुट्टो साहिबा को और साथ ही नवाज शरीफ साहब को भी मुल्क में आकर सियासी मैदान में एक पॉजिटिव मस्बत रोल अदा करने का मौका देना था, जिसमें यकीनन यह उस वक्त समझा गया कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक लिबरल जमात है और इस मौजूदा तनाजर में शायद उनकी जो है उनका रोल जो है। मुशर्रफ साहब कब से लिबरल हो गए? परवेज मुशर्रफ साहब हमेशा से एक लिबरल मुसलमान है। क्या कारगिल के वक्त जो उनका एटीट्यूड था या उससे पहले जब नवाज शरीफ के दौर में वाजपेयी साहब यहाँ आए थे, उसके बाद उन्होंने वाजपेयी के खिलाफ जो बाद में आके उन्होंने वो की और नवाज शरीफ को कश्मीर का सौदा करने की उन्होंने वो सारी बातें, उसमें तो वो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट नजर आ रहे हैं। कारगिल के इशू पे तो वो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट नजर आ रहे हैं। 9/11 के बाद वो यकायक एक लिबरल हुक्मरान के तौर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देखें जी, लिबरल मुसलमान अगर की तारीफ अगर यह है कि वो इंडिया के आगे लेट जाए तो मैं नहीं समझता कि ये कोई सही तारीफ है। मैं भी लिबरल मुसलमान अपने आप को कहता हूं, लेकिन इंडिया की तबाही पे मैं सबसे पहले खुश हूंगा अगर वो क्योंकि वो पाकिस्तान का मेरे मुल्क का वो तो इंडिया के साथ इस हद तक हार के चले गए थे कि नवाज शरीफ को तो सिर्फ वो लाहौर डिक्लेरेशन पे बुरा भला कहते थे, लेकिन उन्होंने तो कश्मीर पे जो पाकिस्तान की प्रिंसिपल पोजीशन है उससे हट के बात करनी शुरू कर दी। मैं समझता हूं कि कश्मीरी रहनुमाओं से आप आज बात करें और वो हमेशा ये कहते रहे हैं, परवेज मुशर्रफ ने कश्मीर के कॉज को वो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जितना बड़ा रोल प्ले किया वो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसने नहीं प्ले किया। उन्होंने कारगिल का जब कारगिल के साथ ये फियास्को हुआ, उसके बाद आप देखें मुज़ाकरात हुए, बैकडोर डिप्लोमेसी हुई और इंडिया के साथ इंडिया तो ऑलमोस्ट बहुत हद तक वो जो इश्यूज थे, ऑब्स्टिकल्स थे, वो रिमूव हो गए थे। लेकिन उसके बाद यकीनन 9/11 के वाकयात के नतीजे में पूरी दुनिया का तनाजर ही बदल गया। उसके बाद तो आप ये तो परवेज मुशर्रफ का कसूर ना हुआ कि वो 9/11 का वाकया हो गया और अमेरिकन फौजें कोई सिविलियन वजीर आजम अगर इंडिया से दोस्ती का हाथ बढ़ाए, चाहे वो बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ हों, उनको गद्दारी का सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन अगर जनरल ज़िया-उल हक और जनरल मुशर्रफ हिंदुस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं तो वो बहुत प्रिंसिपल वो बन जाते हैं। ये क्यों हमारे यहाँ ये डायकॉमी वो क्यों है? ये इस तरह की सूरत हाल क्यों पैदा होती है कि बेनजीर भुट्टो पे राजीव गांधी को सिखों की लिस्ट देने का इल्जाम लगा दिया गया, नवाज शरीफ को वाजपेयी के हाथों कश्मीर सेल आउट करने का इल्जाम लगा दिया गया, लेकिन आप आते हैं तो आप भड़ के हाथ भी मिलाते हैं, आप जाके उनसे मुज़ाकरात भी करते हैं और उस वक्त कोई इस तरह की चीज नहीं होती। देखें जी, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने सिखों को लिस्टें दी, खालिस्तान की मूवमेंट का बेड़ा गर्क बेनजीर भुट्टो साहिबा और एतजाज एहसन ने बतौर वजीर दाखिला करवाया। पहली बात तो फिर अगर उन्होंने ऐसा किया तो जनरल मुशर्रफ ने बेनजीर भुट्टो से हाथ क्यों मिलाया? बेनजीर भुट्टो से जनरल मुशर्रफ ने कभी भी हाथ नहीं मिलाया। बेनजीर भुट्टो तो रिकॉर्ड पर जनरल परवेज मुशर्रफ को गासिब और आमिर कहती रही हैं, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने फराख दिली का सबूत देते हुए फराख दिली बकौल उनके, मैं नहीं कह रहा, बकौल उनके, जो बकौल आप ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने सिखों की लिस्ट दी, नेशनल इंटरेस्ट को ऐसे रहनुमा के साथ किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज कैसे किया जा सकता है? नहीं होना चाहिए था। मैं आज भी समझता हूं कि इन दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन जनरल मुशर्रफ की गलती थी? नहीं, मैं जरा एक और बात पे आता हूं। मुशर्रफ की गलती इसलिए नहीं थी कि मुशर्रफ कौम का लीडर था और उसने कौम को एक ऑप्शन भी देनी थी। किस कौम का लीडर था? कौम ने उनको कब मुंतखब किया था? वो इस कौम का सरबराह था और कैसे कौम का सरबराह? पार्लियामेंट ने उसको वैलिडेट किया था। कौम की पार्लियामेंट ने 2002 में आई, वो पार्लियामेंट मुंतखब पार्लियामेंट, उसको इसराइल लेकर नहीं आया था, उसको पाकिस्तान की अवाम के सामने नहीं गए, वो खुद कभी अवाम के सामने नहीं गए, अपने आप को मुंतखब कभी उस तरीके से उन्होंने नहीं करवाया। जरदारी साहब भी अवाम के सामने नहीं गए थे, उनको भी पार्लियामेंट नहीं सदर मुंतखब, पार्लियामेंट ने उनको, और प्रेसिडेंट मुशर्रफ को भी सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिडेट किया और 2002 की पार्लियामेंट ने उनको वैलिडेट किया। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, वो पीसीओ सुप्रीम कोर्ट है। ये आप इफ्तिखार चौधरी साहब से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप इफ्तिखार चौधरी साहब से पूछ लें, वो भी थे, वो पीसीओ थी और ये पीसीओ, वो भी पीसीओ थे उस वक्त, वो भी पीसीओ थे, उन्होंने पीसीओ के तहत हल, बाद में अल्लाह ने उनकी गुनाह धो दी है। कोई भी बात है, पीसीओ से वजू हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर क्यों लाता है कोई हुक्मरान? इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन जो है वो सस्पेंशन में चली जाती है। एक इमरजेंसी की सिचुएशन थी, तो उसमें जो जजेस आपके हक में बोलते हैं, वो जजेस से ओथ ले लिया जाता है, जो जजेस आपके खिलाफ होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही हमेशा ऐसा होता रहा है। तो फिर उसकी वैलिडिटी की क्या है? ये मैं यही कहूंगा कि ये आप इफ्तिखार चौधरी साहब से पूछो, जो आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ये सवाल का जवाब वो बेहतर देंगे, क्योंकि वो फैसले उनके किए हुए हैं, मेरे नहीं है। तो लेकिन आप क्या समझते हैं? आप एक बैरिस्टर हैं, आप क्या समझते हैं कि वो फैसले दुरुस्त थे या गलत थे?